सनत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, क्योंकि आज के वक्त में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। सोशल मीडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है, ख़ास तौर पर जो युवा हैं उनके बीच में। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मैं आपसे समझना चाहूँगी कि हमारे जीवन में उसके इम्पैक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और भारत 24 की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए, जहाँ मैं दो शब्द कह सकूँ। जैसे कि आपने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए कि हमें बिजी रहने को कुछ काम मिल जाता है और इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी लेट मिलती है वो इमीडिएटली मिल जाती है। बट इसका फ्लिप साइड भी है। इसको अगर कभी कोई इशू हो जाए, कभी कोई वायलेंस हो जाए, तो उसमें बहुत जल्दी लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके भड़काया भी जा सकता है और फेक न्यूज़ भी फैलाई जा सकती है। क्योंकि इसमें कोई क्रेडिबिलिटी तो है नहीं, कोई अपने अकाउंट से कुछ भी पोस्ट कर दे, लोग उसको ट्रेंड कर दे, वायरल कर दे और जनता उसको सच मानने से लग जाती है। ये बहुत खतरनाक भी है। तो इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर लॉज आने बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हाल ही के अभी यूपी गवर्नमेंट लॉज लेके आई है सोशल मीडिया को लेकर, जिसमें अगर कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या एंटी नेशनल चीज़ों को प्रमोट करता है तो उसके ऊपर 3 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट है। क्योंकि लोगों को अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो, जो पोस्ट कर रहे हो सोशल नेटवर्किंग साइट पर, उसका आपको पता तो होना चाहिए कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है, अच्छा या बुरा। अभी ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया जो बच्चे हैं उनके लिए बैन कर दिया है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है, वो कुछ भी गलत चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और वो उस तरफ लग पड़ते हैं। उनमें वो सेंस नहीं है। ये सेंस ज़रूरी है बच्चों में आना, और सोशल मीडिया यूज़ करना ज़रूरी है, बट उसमें समझ होनी चाहिए सोशल मीडिया के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही और आज के वक्त में इस पर चर्चा बहुत कॉमन है कि सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव, क्योंकि कोई भी खबर है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और ऐसे आपको तमाम वो चीज़ें मिल जाती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर है, उस पर लोगों का यकीन है। और हम भारत 24 में भी कोई भी खबर आती है, पहले उसकी सत्यता जाँचते हैं और उसके बाद हम दर्शकों तक वो खबर पहुँचाते हैं। दूसरा सवाल ये कि आज के वक्त में ग्लोबलाइजेशन, और हम देखते हैं कि हम भारत में बैठे हुए हैं, MNCs हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आप ग्लोबलाइजेशन के तौर पर फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के बिना तो व्यवसाय का, बिजनेस का फ्यूचर देखना पॉसिबल ही नहीं है। बिजनेस क्या है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वासुदेव कुटुंबम। ये दुनिया ही हमारा एक परिवार है। व्यापार हम सिर्फ अपने प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में या देश में क्यों करें? हम आयात अगर करते हैं तो हमें निर्यात भी करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन यही तो चीज़ है कि हम अपनी अच्छी चीज़ें औरों को दें और औरों के पास अगर वो हमसे कुछ बेहतर बना रहे हैं, हम उनसे लें, उनसे शिक्षा लें और ग्लोबल हब बने। आज मोबाइल फ़ोन में पहले इंडिया सबसे बड़ा इम्पोर्टर था, आज विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है मोबाइल फ़ोन में। और ऐसे ही कई चीज़ें, आईफोन हम पहले चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट होते थे, आज अधिकतम आईफोन इंडिया के अंदर ही बनते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया एक एक्सपोर्ट हब बन चुका है। ग्लोबलाइजेशन से हमारे देश में बहुत रोजगार बढ़ा है, युवाओं को बहुत मोटिवेशन मिला है, व्यवसाय बढ़ा है और साथ में GDP को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। हमें जो 2047 का हमारा विजन है विकसित भारत बनने का, ये बिना ग्लोबलाइजेशन के, बिना एक्सपोर्ट को बढ़ाए ये पॉसिबल ही नहीं, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। जब बात होती है शिक्षा की, क्योंकि हम देखते हैं कि वक्त के साथ जो शिक्षा को लेकर के लोगों में जो सजगता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि आपका उठना बैठना होता है, आप इतने लोगों को जानते हैं, आप जैसे लोगों की बात आम जनमानस के बीच पहुँचती है, शिक्षा को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षित भारत एक विकसित भारत की नींव सेट करता है। अगर हमारे देश में बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा, उन्हें नौकरियां कैसे मिलेंगी, उन्हें बाहर विदेशों में कैसे जा पाएंगे, वो व्यवसाय कैसे चला पाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं होगी क्या करना है। जब एक फाउंडेशन तैयार होता है, अब आप एक बिल्डिंग बनाएं,
आप अगर उसमें ग्राउंड फ्लोर नहीं बनाए तो थर्ड फ्लोर बना सकते हैं क्या? थर्ड फ्लोर तभी बनेगा, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर तो बने। ये वो ही ग्राउंड फ्लोर है, उसकी नींव है ये। शिक्षा नींव सेट करता है और हमारी जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है वो ग्लोबल लेवल है और ग्लोबल लेवल से बेटर है। अब आज बहुत ट्रेंड शुरू हो गया था बीच में कि भैया आपको बाहर जाना है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ना है, बट शायद लोग भूल गए ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है। जब फॉरेन यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उससे पहले हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय था जिसमें बाहर से लोग आते थे और अपनी शिक्षा लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो शिक्षा का लेवल इंडिया में है, भारत में है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। शिक्षा तभी तो हमारा भारत एक सोने की चिड़िया कहा जाता था कि हम पहले सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया क्यों थी? क्योंकि हमारा देश कितना एजुकेटेड था। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपने तौर तरीके यूज करे, बट अब वो भी पुरानी बात हो गई। हमने शिक्षा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमारे शिक्षित लोग यूथ में हमारा देश पॉपुलेशन में नंबर 1 हो चुका है। इसीलिए अब हम समझ सकते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन सकते हैं, क्योंकि जो एजुकेटेड माइंडसेट होगा लोगों का, वो कंस्ट्रक्टिव चीजें करेंगे। अगर वो अनएजुकेटेड लोग होंगे, उन्हें भी पैसा चाहिए अपने काम करने के लिए, बट वो अगर अनएजुकेटेड होंगे तो वो गलत चीजें करेंगे, गलत काम करेंगे और हमको प्रॉब्लम करेंगे। अगर वो एजुकेटेड होंगे तो नौकरियां कर सकते हैं और वो या व्यवसाय कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं और वो हमारे देश को की उन्नति में एक बड़ा सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और विकसित भारत 2047 की जब बात हो रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शिक्षित भारत की भी बात करें, क्योंकि शिक्षित अगर हम रहेंगे तभी हम विकास के आयाम को छू सकते हैं। एक और प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा कि आजकल स्टार्टअप्स को लेकर के लगातार सरकार की तरफ से भी योजनाएं चलाई जाती हैं, युवाओं को मोटिवेट भी किया जाता है कि वो स्टार्टअप से जुड़े, वो अपना कुछ शुरू करें, आत्मनिर्भर बने। स्टार्टअप को लेकर के आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है और आप युवाओं को हमारे जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले शिक्षा पे एक और बात कह दूं जी, शिक्षित बनेंगे तभी विकसित बनेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात यह, जब आपने स्टार्टअप्स पे सवाल पूछा, स्टार्टअप आज इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन बन चुका है। हमारी इकोनॉमी का 4% स्टार्टअप कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और हर साल नए नए स्टार्टअप आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि स्टार्टअप में लोग फेल हो जाते हैं, बट फेलियर तो लाइफ का प्रोसेस है। वो बिजनेस ही क्या जिसमें फेलियर ना हो? फेलियर होगा तभी आदमी सीखेगा। इससे रोजगार कितना बड़ा है। स्टार्टअप ऐसी चीज है, अब जोमेटो है, आज बहुत बड़ा स्टार्टअप है। जब उसका स्थापना हो रही थी, किसी ने सोचा था क्या वो इतना बड़ा स्टार्टअप बन जाएगा? टाटा ग्रुप भी एक स्टार्टअप था 150 साल पहले, तो किसी ने सोचा था कि आज द टाटा सन्स बन जाएगा? अगर कोई यही सोचता रहता कि स्टार्टअप से हम डरेंगे तो टाटा सन्स कैसे बनता? तो स्टार्टअप तो करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, ताकि लोगों को रोजगार मिले और साथ में नए एवेन्यूज आए, नए आइडियाज आए। स्टार्टअप हमारे देश में कितने नए आइडियाज लेके आए, जो विश्व में भी जो कुछ देश थे जो अपने आप को समझते थे कि स्टार्टअप हमारी भपौती है, हम जो इनोवेशन है वो हम कर सकते हैं और हम इंडिया जैसी कंट्री जो है वो फॉलो करेगी। हमने उन्हें ये दिखा दिया है कि हम ट्रेंड सेटर हैं और हम ट्रेंड सेट करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। मार्स पे जाने के लिए जो हमारा मंगलयान गया, एक हॉलीवुड की जितनी मूवी बनती है, उस मूवी की कॉस्ट से कम में हम लोग मंगल ग्रह में पहुंच गए। बड़े बड़े देश जो तीसरे अटेम्प्ट, चौथे अटेम्प्ट, 5वें अटेम्प्ट, कई देश आज तक अटेम्प्ट ही करे जा रहे, जा ही नहीं पाए। हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साइंटिस्ट को भी अंडर वैल्यू करा जा रहा है। उनकी बात होनी चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो भी इतने कम बजट में, मार्स पहुंचना, मंगल ग्रह पहुंचना कोई मजाक की बात थोड़ी ना है। भारत अब पहुंच चुका है, भारत की उड़ान आई है। एक बार जोरदार तालियां इस चीज़ के लिए। और हम निरंतर देखते हैं हमारे वैज्ञानिक जो कि लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं और यही कारण है कि हर एक भारतवासी को गर्व महसूस होता है उनकी क्षमता पर और जिस तरीके से लगातार वो साइंस के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल एक और आपसे बहुत ज़्यादा प्रमुख, क्योंकि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। जब ये शुरुआत इसकी हुई थी तो लोग कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, AI क्या ऐसी चीज़ है। फिर ये पता चला कि एक कुछ नई चीज़ मार्केट में आ गई है AI से जुड़ी हुई, और जो वीडियोस वगैरह सामने आए। लेकिन वक्त के साथ हमने ये भी समझा कि
एआई के काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव भी हैं, इसके नतीजे हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो आप एआई के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं? एआई का फ्यूचर बहुत ज़्यादा सुनहरा है। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका अच्छी साइड भी होती है और बुरी साइड भी होती है। एआई भी है जो फ्लिप साइड है। अब जैसे डीप फेक की वीडियो बन जाती थी जो गलत थी, जो हमारे भारत में बैन कर दी गई है, वो उसका दुष्ट यूज भी कुछ लोग, क्योंकि शैतानी तत्व तो हर जगह है, वो उसका दुष्ट यूज करते हैं। उसके लिए जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट का अच्छा भी है और बुरा भी है। इसके लिए भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, वैसे तो वो बहुत कर ही रहे, पर मैं अनुरोध करूंगा थोड़े और लॉज बनाए जाए, थोड़े रेगुलेशंस बनाए जाए, थोड़े गाइडलाइंस बनाए जाए एआई को यूज करने के लिए। क्योंकि एआई जो है अब हमें मानना पड़ेगा कि वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। कुछ जब कंप्यूटर आया था 1990 के दशक के आसपास, या उससे शायद पहले आ गया था इंडिया में कंप्यूटर, 1980 के दशक के आसपास, उस टाइम हम कंप्यूटर से भी डरते थे, कंप्यूटर आएगा तो नौकरियां ले जाएगा लोगों की। कुछ हमारे देश में स्टेट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर आईटी हब बनने ही नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो रोजगार छिन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, कंप्यूटर से किसी का रोजगार नहीं छिना, नए रोजगार के एवेन्यू आए। इससे लोगों का समय बचा, लोगों का पैसा बचा, कम समय में ज्यादा काम हुआ और ज्यादा एफिशिएंसी से हुआ, और ज्यादा करके अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। एआई भी वही चीज है। आज मैंने देखा एक देश में एक डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठकर 400 किलोमीटर दूर एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? एआई के थ्रू कर रहा है। अपनी क्लिनिक में बैठकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है। इससे क्या है, गांव देहात में जहां लोगों को मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती, जहां उतने हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स पर कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं होती, किसी गांव में किसी को बीमारी हो जाए, आप उसको बोल दो ऑल इंडिया आ जाओ, उसके लिए दिल्ली आना ऐसा है जैसे कि विदेश जाना, जिंदगी में पहली बार आना। इतनी गंभीर बीमारी में उसका इलाज कैसे हो? बट अगर उसके गांव में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली का कोई सीनियर डॉक्टर अपनी दिल्ली के ओपीडी के रूम से अगर उसका एआई के थ्रू ऑपरेशन करे तो उसको कितनी मदद पहुंच सकती है। हम शहर में बैठ के नहीं समझ सकते इसकी क्या महत्व है, बट गांव में बैठा वो अंतिम पायदान का व्यक्ति वो समझ सकता है क्या है। एआई ने समय कितना बचाया लोगों का। आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एआई पे डालिए, इमीडिएटली आपको करके देगा। वो बहुत ज्यादा समय बचाने वाली चीज है। एआई से डरने की कोई बात नहीं। एआई आने से किसी की नौकरी नहीं जाएगी। एआई के आने से नए नौकरियों के एवेन्यू खड़े होंगे और रोजगार बढ़ेगा। एआई स्टार्टअप्स आज कितने बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के ही कर रहे हैं। वो समझते हैं कि एआई का फ्यूचर क्या है। बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी से हमारा काम आसान होता है, बशर्ते आप उसका इस्तेमाल अच्छे से करें। थैंक यू सो मच, आपने कई विषयों पर आज भारत 24 के इस मंच से अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सनत कुलर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।